जिसको हम सोशल एजेंडा बोलते हैं, जब तक वो नहीं चेंज होएगा। अब देखो, अभी भी ये किसी कहो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में क्या है आज, कोई कह देगा महंगाई है, कोई कह देगा बेरोजगारी है, कोई कह देगा करप्शन है, कोई इधर उधर और कह देगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा क्लाइमेट चेंज दुनिया में नंबर 1 प्रॉब्लम है। जो ये प्रॉब्लम नहीं है, अब क्लाइमेट चेंज अब प्रॉब्लम नहीं रही, ये लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बन गया कि यहाँ इस अर्थ पे लोग जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तय करेगा क्लाइमेट चेंज। खतरा बन गई है। अगर आप उसको संबोधित करोगे और क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि रूट का ये कारपोरेट कैपिटलिज्म है जिसने सारे का सारा नेचर रिसोर्स खत्म किया। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सभ्यता इसी से तो आ रही है ना। 2004 में नासा ने, मार्च 2004 में नासा ने एक रिपोर्ट शाया की, नासा जिसकी फंडिंग यूएसए करता है और सबसे बड़ा वैज्ञानिक ग्रुप पर दुनिया में, उसने कहा था कि इंडस्ट्रियल कलेप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इन कमिंग केस, आने वाले कुछ महीने में इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा था कि क्लाइमेट के जितने भी इशू है, किसी भी एक घटक को क्लाइमेट की वजह से, हम आज पानी के घटक पे, एक घटक है ना पानी, हम जैसे इस पे चर्चा कर रहे हैं, वो कहते किसी घटक पे ही आप चर्चा करके देखो, आप सस्टेन कर सके जो लाइफ की ये एनवायरनमेंट आपका सस्टेनेबल रही। अगर एनवायरनमेंट आपको लाइफ एंड डेथ का चैलेंज पेश कर रहा है, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो कैसे, मतलब आप खुद कैसे बचोगे, लोगों को कैसे बचाओगे और आप दिशा कैसे दे दोगे? इसलिए जब तक आप वो बातें नहीं करोगे ना कि इसको संबोधित कैसे किया जा हो सकता है, क्लाइमेट चेंज को आप कैसे मीट कर सकते हो, नेचुरल एग्रीकल्चर से, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और एग्रीकल्चर को आप क्या मानोगे, सिर्फ एक प्रोफेशन मानोगे या लाइफ लाइन मानोगे? अगर हम लाइफ लाइन मानेंगे तो हम कह सकते हैं, लोगों को इस बात पे ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये लाइफ लाइन अगर बचना है तो ठीक है। फिर क्या होगा, 2030 के बाद क्या हो जाएगा? अब 2030 के बाद तो साइंटिस्ट बता रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होएगा, फिर इनरिवर्सिबल हो जाएगा ये सारे का सारा चक्कर, आप उसको रिवर्स कर ही नहीं पाओगे। तो बुड़बुड़ के मरने से सिवाय और हमारे पास रास्ता क्या रहेगा? इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस कारपोरेट कैपिटलिज्म का एक अल्टरनेटिव एजेंडा लोगों के सामने पेश नहीं करोगे, आप इसमें आ जाएंगे और सिर्फ ये सोचोगे कि शायद पॉलिटिक्स के जरिए ये सेटल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स तो यार एक घटक है ना, ओवरऑल थोड़ी है पॉलिटिक्स। और उसके लिए आपको लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। लोगों को एम्पावर करने का मतलब है कि लोगों को आप मेंटली भी और फिजिकली भी हेल्दी बनाना पड़ेगा। अब तक लोग फिजिकली यार अनहेल्दी हो गए, मेंटली हेल्दी कैसे रहेंगे, कैसे करोगे आप? और जो हमारी जनरेशन आने वाली, ये तो फिजिकली अनहेल्दी होगी। कौन सी चीज़ है जो इनको हेल्दी बना सकती है? तो अगर आप देखो, 3 चीज़ें तो आदमी को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। नंबर 1 शुद्ध हवा, नंबर 2 शुद्ध पीने वाला पानी, नंबर 3 शुद्ध खाने वाला भोजन। अब तीनों चीज़ों में आप समाज में बताओ, जो अब नई जनरेशन हमारी खा रही है, इनमें से कौन सी चीज़ शुद्ध है? 93% लोग तो ये UNDP ने कह दिया कि वो अनहेल्दी एयर में रह रही है दुनिया। सिर्फ 7% दुनिया के लोग हैं जिनको हेल्दी एयर मिल रही है। यही हाल पानी का है।
यही हाल भोजन का है। इसलिए पूरे का पूरा सिस्टम कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसके के लिए एक प्रो नेचर प्रो ह्यूमन एजेंडा की जरूरत है। अगर नेचर नहीं तो हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। अब जो कह रहे हैं कि एक बार 1.5 डिग्री तो कह ही रहे हैं यहाँ पे साइंटिस्ट कि ये बता पा में 1.1 बता रहा है, कोई 1.2 डिग्री बता रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 1.5 हो गया, ये नहीं बताते यार। और 2 डिग्री इनका मतलब वो है, वो तो कैपिटल इसी का कारपोरेट सिस्टम की है कि 2 डिग्री तो एंड है, 2 डिग्री तो खत्म दुनिया का। 2 डिग्री तो दुनिया, वो ही कह रहे हैं कि किसी तरीके से 2 डिग्री पे लेकर आओ, 2 डिग्री से आगे नहीं जाने देना। पेरिस जरूर सम्मेलन चल रहा था तो 90 कंट्री थे जो, वो खास करके जो समुद्र के नज़दीक वाले थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा शोर डाला ना कि अगर 1.5 डिग्री क्रॉस कर गया हम तो खत्म है। अगर 1.5 डिग्री जब क्रॉस कर गया तो अभी देख लेना हमारे कितना एरिया वो पानी मतलब जड़ा सी लेवल ऊपर होने करके। नहीं, लेकिन ये सवाल ये है आपसे, आखिर ये सारा कुछ तो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बिलीव करता है क्या? हमारी जो जो जीव उत्पादन पद्धति है उसी ने तो हमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो हमें हमारी इन सारी बातों का एक जवाब तो होना चाहिए ना कि हमको उत्पादन पद्धतियों पे बात करना पड़ेगा। एक उत्पादन पद्धति है जो आवश्यकताओं के लिए नहीं हो रही है, मुनाफे के लिए हो रही है, और दूसरी तरफ हमको वो उत्पादन पद्धति अपनानी पड़ेगी जो आवश्यकताओं के लिए। और जब हम आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से हम नेचर को बैलेंस रखेंगे। हमारी कोई ज़रूरत ही ऐसी नहीं लगेगी कि हम वहाँ से नोचो खाओ लूटो, मतलब गैर ज़रूरी उत्पादन करें पैदा करें। ये असली सवाल तो बुनियादी रूप से वहाँ आके खड़ा है कि हम वहीं से, अब हम भले वो ब्यूनस आयर्स में, रियो डी जेनेरो में या और जगहों पे दुनिया भर के सारे देशों के लोग इकट्ठा होके ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा करें और ये कहें कि कार्बन उत्सर्जन घटाएंगे, ये घटाएंगे। तो ये घटाएंगे कैसे जब तक आप मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं बदलेंगे। और ये सारा कुछ जो जीवन शैली जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं वो सब मोड ऑफ प्रोडक्शन से ऑपरेट होती है। तो उसके बरस तो हमको मोड ऑफ प्रोडक्शन लाना पड़ेगा। नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन एक चीज़ है, इससे बड़ी चीज़ है एक समाज का एजेंडा कि आप कैपिटल किसको मानते हो। क्या कैपिटल आप सिर्फ करेंसी को मानते हो, जीडीपी को मानते हो, जीडीपी के बढ़ने को ही कैपिटल मानते हो? क्या आप प्रॉस्पेरिटी है जो और डेवलपमेंट है वो उसका आपका जो पैमाना है वो जीडीपी है? अगर आप उस पैमाने पे जाओगे तो यही आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। हाँ ठीक है ना। हाँ, अगर आप कैपिटल मानोगे कि कैपिटल पैसा नहीं है यार, ये करेंसी कैपिटल नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ये तो एक टोकरी में आप बढ़िया बढ़िया नोट रखो और बकरी के आगे कर दो, बकरी नहीं खाएगी उसको, और चने कर दो कड़क कड़क खा जाएगी। उसको हमारे से ज़्यादा उसकी महत्व अकल है कि यार नहीं ये तो सारा कागज है, ये तो कभी भी मोदी के कहने से रात को 12 बजे बंद हो जाएगा 500 पावर 1000 का नोट। सारा नोट। असल में रियल में कैपिटल क्या है? रियल में कैपिटल है ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। अगर हम इसको कैपिटल मानेंगे तो फिर कैपिटलिज्म क्या कर रहा है? कैपिटलिज्म तो जो सारी पद्धति है जी ये कैपिटल को ऑर्गेनाइज करने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कैसे बढ़ाना है। कैपिटल 2 तरीक़ों से बढ़ सकता है, एक नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा आप एक्सप्लॉइट कर लो और एक ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लो तो ही कैपिटल आएगा। तीसरी तो कोई मतलब विधि नहीं, तो रास्ते नहीं, कोई रास्ते ही नहीं, तीसरा थर्ड तो बे ही नहीं कोई है। अब बात ये है ना कि अगर आप इसी को इन दोनों को निचोड़ोगे, कैपिटल बनाओगे तो सस्टेनेबल ही नहीं रहेगी, ये पूरा अर्थ ही नहीं सस्टेनेबल रहेगी, हमारी लाइफ ही नहीं सस्टेनेबल रहेगी।
जे अगर आप कैपिटल का वो मतलब आपका जो नजरिया वो बदल जाएगा, आपका डायग्नोज बदल जाएगा। आप अगर चाहते हो कि कैपिटल तो नेचुरल रिसोर्स जाए और ह्यूमन रिसोर्स जाए, तो फिर आपकी ड्यूटी क्या आएगी कि नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स कैसे ऑर्गेनाइज करें कि ये दोनों हेल्दी रहें। फिर तो आप इसीलिए काम करोगे ना, फिर तो लोगों का एजेंडा ये होएगा। इसलिए बात बेसिक एजेंडे की है। वो बेसिक एजेंडा तो उत्पादन पद्धतियों पे आके टिकता है ना। नहीं, उत्पादन करना तो उस एजेंडे की सर्विस के लिए है, सिर्फ कला इकोनॉमिक नहीं। नहीं हम और नहीं, देखो उस एजेंडे के किसी भी एजेंडे के 3 आयाम होते हैं। ये जो आप उत्पादन पद्धति कह रहे हो, ये तो सिर्फ इकोनॉमी को ही इकोनॉमी पे बेस करता है। उत्पादन पद्धति इसकी क्या है, पॉलिटिक्स की क्या है? पॉलिटिक्स में क्या है कि कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स करना क्या चाहता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को कुछ हाथों में देना चाहता है। उनकी पॉलिटिक्स क्या है? उनकी पॉलिटिक्स ये है कि जैसे अब हमारे से किसानों से जमीन क्यों छीनी जा रही है, उनको ये लग रहा है यार इतना बढ़िया नेचुरल रिसोर्स है और इतने बैकवर्ड सेक्शन के हाथ में पड़ा है, जिनके पास डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे ही नहीं कि उसको डेवलप कर पाए। वो भी है और औजारों की भी भूमिका है ना, जमीनों को छीनने के पीछे औजारों की भी भूमिका है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो 1,000 हार्स पावर के ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें 100 कल्टीवेटर लगे हुए हैं, तो उनको तो छोटी जोत नहीं चाहिए, उनको तो बड़ी जोत चाहिए, कारपोरेट फार्मिंग चाहिए उसके लिए। तो औजार तो बदलेंगे ना समाज को, वो तो रुकेंगे नहीं। देखो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस हम कहते हैं विज्ञान को, टेक्नोलॉजी कहते हैं विज्ञान का जब हम कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हाँ ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। अब बात ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये मनुष्य ज्ञान है, ये कोई कारपोरेट ने तो पैदा नहीं किया, ये पूरे समाज का है। इसको आप पूंजी बढ़ाने के लिए लगाना चाहते हो या प्रकृति और मानव को बचाने और बेहतर बनाने के लिए लगाना चाहते हैं? यही तो मोड आके खड़ा होता है। और औजारों मोड ऑफ प्रोडक्शन तो सिर्फ औजारों की भूमिका भी यही आके कॉमरेड बात ये है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन तो सिर्फ इकोनॉमी है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब पैदावार करना। आप कल्चर भी ऐसे ही बना रहे हो, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन में कल्चर थोड़ी आता है यार। वो तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा उसकी अपनी राजनीति होगी ना, ये नहीं, वही राजनीति उसको ऑपरेट करेगी। नहीं, आप एक चीज को जब मतलब बना देते हो ना, असल में मार्क्सिज्म में फाल्ट क्या है, ये एक चीज को एब्सोल्यूट बनाता है। नहीं, बिल्कुल मोड ऑफ प्रोडक्शन को ही तो मार्क्स ने एब्सोल्यूट बना दिया। नहीं, बिल्कुल बनाया। कौन कहता नहीं बनाया? वो कहता है इकोनॉमी इज द बेस ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब वही है कि जो इकोनॉमी इज द बेस ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब एब्सोल्यूट क्या हो गया? इकोनॉमी होगी ना, तो है। इसका मतलब जो पॉलिटिक्स और कल्चर है वो क्या है? वो तो उसी से थोड़ी होता है, उसी से निर्धारित। देखो जब 3 लाख इसने पास किए, जो ये आए, ये इकोनॉमी वाले ने किसी ने किए पास? किसने किए? चाहे किसी के कहने से किए हों, लेकिन पास करने वाले तो पॉलिटिक्स वाले हैं ना। तो पॉलिटिक्स को देखिए, पॉलिटिक्स क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है। हाँ। और बिना अर्थ के अर्थशास्त्र की सेवा करना ही राजनीति शास्त्र है। यही तो फिर एब्सोल्यूटिज्म और क्या होता है कि सब चीज, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो धर्म है, चाहे धर्म है। चलो धर्म भी तो कल्चर के पार्ट आ गया, पार्ट ऑफ कल्चर का पार्ट या अलग अलग। नहीं, इसका मतलब एब्सोल्यूट और क्या होता है कि कल्चर का काम भी और पॉलिटिक्स का काम भी क्या है? अर्थ की सेवा करना। इसलिए एब्सोल्यूट क्या हो गया? फिर अर्थ हो गया। जबकि समाज में जो 3 पक्ष है ना, समाज के जो तीनों पक्ष हैं, वो तीनों पक्ष बराबर की अहमियत रखते हैं। किसी खास पोजीशन में कब कोई फर्स्ट पोजीशन में आता है और किसी दूसरी पोजीशन में दूसरा आता है।
जब जब धर्म के आधार पे लोग एक दूसरे की मार काट करते हैं उस समय आप तो थोड़ी मेन होता है। नहीं, उसको संरक्षण तो वही आर्थिक ताकतें देती कोई कोई 47 में जो हुआ, 47 में जो हुआ, पंजाब में हुआ, बंगाल में हुआ, वो कौन सी इकॉनमी कहती थी कि तुम एक दूसरे को मारो? वो वहाँ क्या हुआ, जब आदमी से हैवान बनता है, शैतान बनता है, तो उसमें कौन सी चीज मेन आ जाती है? वो उस समय वो उसका कल्चर मेन आ जाता है। अब देखो ना, अब ये जो मतलब RSS है, वो क्या करना चाहती है? वो भी वही करना वो यही करना चाहती है। वो करती क्या है? वो करती है प्रकृति और संस्कृति, पहले तो दोनों के उकल बनाती है कि हमारा काम क्या है, प्रकृति का संरक्षण करना और संस्कृति का संरक्षण करना। और नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहती है कि प्रकृति का संरक्षण तब होगा जब संस्कृति ठीक होगी। कहाँ लेगी वो बात RSS कहाँ लेकर जाती है? अगर उसका आप कंटेंट समझो, संस्कृति को मेन ले आए वो। उन्होंने संस्कृति मेन रख के ही तो मोदी को लेकर आए हैं। उनकी संस्कृति ही तो मोदी जो पहले स्वदेश कहता था, ये आके तो कारपोरेट हो गया। आप और सरलीकरण कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य ने धर्म बनाया, धर्म ने मनुष्य नहीं बनाया। इस बात पे तो आप सहमत है ना कि मनुष्य ने धर्म बनाया है, धर्म ने मनुष्य नहीं बनाया। और धर्म को उसकी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक ताकतें संचालित करती है। और जब तक आप उसके इन तीनों आयामों को ख़त्म नहीं करेंगे, आप धर्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं, धर्म को खत्म करना तो चलो अपना कोई एजेंडा ही नहीं। अपनी तो बात ये है कि समाज, जब हम किसी चीज़ को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं हम अपने आप से, इसका मतलब हमारे में भी तीनों एस्पेक्ट हैं। हमारी अपनी कोई पॉलिटिक्स है, अपनी कोई इकोनॉमी है, अपना कोई कल्चर। हाँ, ठीक है ना। इसमें से हम एक को एब्सोल्यूट नहीं बना सकते। जैसे मार्क्स ने कैपिटल को बना दिया, RSS ने कल्चर को बना दिया। हम कहते हैं कि तीनों इक्वल हैं और तीनों को ही एक एजेंडे के द्वारा पूरा किया जाएगा। और वो एजेंडा आपको, जैसे ये तो पूंजी के जरिए करते हैं सारा कुछ, ये तो पूंजी का एजेंडा है ना। ये तो जो अमिताभ बच्चन कहता है, जो हेमा मालिनी कहती है, वो उनसे प्रचार कराते क्या हैं जी? जो जितने भी कल्चरल इन्होंने वो सेलिब्रिटीज बनाए हैं, उनसे जो ऐड करवाते हैं, तो पूंजी के पुतले हैं, पूंजी के फेवर में करवाते हैं ना। कल्चरल कोई मतलब वो पूंजी के फेवर में करते हैं, इसीलिए वो तो पूंजी के पुतले। हमारे जो देखो आप वर्ग लोग जो हमारे मतलब वो बनेंगे, हीरो बनेंगे, या हमारे बच्चों के हीरो बनेंगे, वो इसलिए बनेंगे कि आप तीनों एस्पेक्टों को देखोगे। अगर आप संस्कृति पे भी काम करोगे ना, तो भी आप बताओगे कि प्रकृति को बचाना क्यों जरूरी है, मानवता को बचाना क्यों जरूरी है, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे क्या करना चाहिए, पानी के बारे में, हवा के बारे में। आपकी संस्कृति भी तो वो ही बताएगी ना, वो थोड़ी बताएगी कि पैसा ऐसे बनाना। हमारी जो संस्कृति है वो तो ये बताएगी ना कि पानी की सुरक्षा कैसे करनी है, हवा को शुद्ध कैसे करना है, भोजन को शुद्ध कैसे करना है, अपने आइडियाज को शुद्ध कैसे करना है। मतलब आदमी को मेंटली और फिजिकली कैसे हेल्दी करना है, हमारा एजेंडा तो वो काम करेगा ना, सिर्फ इकोनॉमी का काम नहीं करेगा। ये इकोनॉमी के चक्कर ने तो सारे का सारा ये डाल दिया। इकोनॉमी नहीं, उसमें जो मुनाफे का मुनाफा भी तो, देखो कोई इकोनॉमी जो तुम आप बनाओगे ना, जैसे ये इकोनॉमी बनी, अब ये बताओ कि मार्क्सिज्म के मुताबिक जो प्रॉस्पेरिटी है उसको क्या कहते हैं, किस रूप में प्रॉस्पेरिटी को डिफाइन करता है? वो भी तो यही है कि जितना पैसा आएगा लोगों के पास, अगर वो उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो ठीक हो जाएगा और पैसा तो उसी तरीके से बनेगा। मतलब उसमें देखो मैंने आपसे कहा कि जब आप मुनाफे के लिए उत्पादन करेंगे तो ये सारी विकृतियां आएंगी जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग आयामों। लेकिन जब हम ज़रूरत के लिए उत्पादन करें,
तो ये सारी चीजें अपने आप से ये बाहर बताओ, होंगी। नहीं ये तो कहने की बात होगी। मैं तो इस बात से मैं आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। आप बताओ ना, चाइना में, रशिया में, वियतनाम में कैसे उत्पादन हुआ, विदाउट बनाते थे तो कैसे किया उन्होंने, और कैसे वितरित की। जितना नेचर का नुकसान अमेरिका ने किया उतने रशिया ने किया, उतने चाइना ने किया। जितनी ग्लोबल वार्मिंग में अमेरिका का शेयर थोड़ा ज़्यादा है, चाइना का अब उससे ज़्यादा हो गया। हाँ, वो तो हो जाएगा। अब फिर हम देख वो सकते तो हैं ना मोड कि ऑफ प्रोडक्शन जो है बड़ा जब करेंगे तो वो तो बढ़ाएंगे, बड़ा उन्होंने बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, उसने मार्क्सवाद ने जहां वो पावर में आया वहां उसकी प्रैक्टिस देखो ना क्या रही। तेरे मेरे कहने सबको छोड़ो, नहीं ठीक है, तो मतलब रशिया में क्या हुआ। टूटने से पहले, क्रुश्चेव के आने से पहले तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो तो जरूरतों के लिए था, क्यों था? जरूरत भर के लिए था, नहीं, योग्यता के एटम अनुसार। बम बढ़ाने की जरूरत क्या थी? वो जरूरत कहाँ आई एटम बम बनाने? वो तो क्रुश्चेव के पहले से बनाया। टेक्नोलॉजी तो वही थी जो अमेरिका जो पूंजीवादी देश है, तो बहस तो नहीं, कहाँ जरूरत कहाँ सी? वो भी तो कामरेड वाले आइटम बंब किहड़ा कोई आया भी वो लोगों ਨੂੰ नहीं मारनगे, ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ तो सेम ही है। क्यों वो अमेरिका नाल इस सुपर पावरिज्म में क्यों झगड़िया? वो अपने समाज को डेवलप करता, अपने लोगों को डेवलप करता। नहीं, लेकिन उसको बाहरी अपने समाज को और अपने एक भौगोलिक भूभाग को डेवलप करने के लिए अगर बाहर से इन्फ्लुएंस होगा तो उसको रोकने की भी तो करना पड़ेगा कौन ना। उस पे अटैक करता, कौन था? अरे अब ये तो खुली बात थी ना, वो ऐसी अब अमेरिका, जब हमने अमेरिका, कंपटीशन करना अमेरिका, है, जर्मन, देखो बात ये है कि जब उन्होंने सबको हरा दिया यार, वो हमारे पंजाबी में एक कहावत है, एक बनिया था एक जाट, वो दोनों झगड़ते। बनिया तकड़ा था, जाट माड़ा था। जाट मतलब बनिया ने जाट को नीचे घेर लिया, वो उस पे बैठ फटक के उस पे बैठ गया। मन स्थिति वाली बात आप मनोस्थिति वाली। वो जाट कहता है तो जब फिर छोड़ेगा तब बताऊं क्या है। वो ऊपर पे ही डरी जावे भी सारा, जब अब नहीं इससे कुछ हुआ, अब तेरे नीचे पड़ा है, जब तू छोड़ देगा फिर तेरे वो तो मन को क्या स्थिति कर वाली देगा? बात आपका। जब आप साइको जब आपने साइको बात उसी- कर रहे हैं। नहीं, जब आपने वो सबको हरा दिया, जर्मन को हरा दिया, आपने सभी को हराया, ठीक है, और उसके बाद आपका वो क्या कर लेते? कुछ ही नहीं होता था। ये तो सिर्फ वही बात थी कि सुपीरियर सुपर पावर हम बने, जब उस कंपटीशन में पै गए, और वो वहाँ इसीलिए तो रूस टूट गया, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। उसको कंपटीशन जो कह रहे हैं ना कि कंपटीशन में वो कम नहीं बढ़ सका, उसकी वजह क्या हुई कि उसके पास जितना जो रिसोर्स था वो सारे का सारा उसने बायोटेक्नोलॉजी में लगा दिया। इसलिए देखो हमारा कहना तो ये है कि जब तक खुद का एजेंडा और ये एजेंडा लोगों के माइंड सेट का पार्ट नहीं बनता प्रो नेचर प्रोग्राम में, तब तक नहीं हमारा कुछ भी बनना। और ये भी हो सकता है कि अगर ये ना बनया तो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रकृतिमान भी बीच ही खत्म हो जाएगा, जैसे दूसरे लोग खत्म हो गए। इसलिए पहले तो ये बात हमें डायग्नोज ये करने की जरूरत है, क्या बाकी इतना खतरा है या नहीं है, लाइफ एंड डेथ का खतरा है क्लाइमेट चेंज या नहीं है, या एमी जैसे ये कह देते हैं ना, ये तो एमी मतलब अपना कारपोरेट का प्रचार है, तो खतरा नहीं, वो तो वही, वो देखिए वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, वो वही ले आते हैं, वो वही ले आते हैं, बनी बनाई एक सहमति ले आते हैं कि भाई ये लोग जो कह रहे हैं ना, ये इनके पास कोई वो नहीं है, ये तो एक बस इनका काउंटर हर चीज़ों का रहता है, ये बनी बनाई एक सहमति ले आते हैं कि ये ऐसा है नहीं, ऐसा होता तो ये जैसा कह रहे हैं। क्योंकि अनसाइंटिफिक जो सोसाइटी होती है, जिसमें जो बातें आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, मतलब आप सोच लीजिए कि इस मेन स्ट्रीम मीडिया में
उस रिपोर्ट की कहीं चर्चा ही नहीं है यूएनडीपी की, जबकि वो उसी कैपिटलिस्ट मीडिया से आई है बाहर, हाँ, उनके साइंटिस्टों ने दी है। उन्हीं के साइंटिस्टों ने दी है, वो किसी समाजवादी सोच के लोगों ने नहीं बनाई है। बिल्कुल भी नहीं बना। लेकिन अभी भी वो मेन स्ट्रीम में कहाँ है, किसी मीडिया हाउस की प्राइम हाउस बहस में तो वो नहीं है प्राइम टाइम में। नहीं, ये प्राइम टाइम में तो आईपीसीसी 6 रिपोर्ट आई। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मतलब नहीं, इसका मतलब यही है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए नहीं लेकर आते कि लोगों को ये ना पता लग जाए कि यार क्लाइमेट चेंज तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है। अगर हम इस एनालिसिस पे पहुंच जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो हमारा सारा सिस्टम ही बदल जाएगा, हमारे काम करने के तरीके, हमारे इशू अलग निकलेंगे। फिर वो तो रिवर्स गियर में आना पड़ेगा। नहीं, रिवर्स नहीं, Back to the nature नहीं। गेयर तो लगेगा आगे के। अब ये मतलब आगे का गेयर लगाने का मतलब ये नहीं है, जैसे अब जो प्राकृतिक खेती की बात जो हम करते हैं, हम उसके साथ मॉडर्न लगाते हैं, मॉडर्न नेचुरल एग्रीकल्चर। मॉडर्न नेचुरल एग्रीकल्चर का मतलब है कि जितना ज्ञान और विज्ञान आज समाज के पास है, उसको प्रो नेचर प्रो ह्यूमन कैसे मोड़ा जाए, उसको ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, बढ़िया हैवी प्रोडक्शन के लेने के लिए कैसे मोड़ा जाए। वो तो जब तक पूंजी के हाथ में खेलेगी वो तकनीकी और विज्ञान, तब तक तो संभव नहीं है। तो वो तो तब तक संभव नहीं। अभी हम सब पूंजी के चक्कर में है ना। ये देखो, जो अब हम बात कर रहे हैं, देखो तो हम भी किसान मोर्चे में हैं, आप भी हैं। मुझे भी आपसे सवाल, जब 3 सवाल, ये 3 बिल आए, हम ये कह रहे, हमारी लीडरशिप पूरी की पूरी ये कह रही है कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, कह रहे हैं ना हम सब कि इनको ये 3 ला बनाने का राइट ही कोई नहीं है, नहीं ना सेंटर को राइट ही ना नहीं है, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तो नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है ना। लेकिन उसी सेंटर से हम डिमांड ये कर रहे हैं कि वो प्रोक्योरमेंट का कानून बनाए, एमएसपी की लीगल गारंटी का कानून बनाए। फिर वो उसको राइट कैसे दे रहे हैं हम? वो तो काउंटर डिमांड है ना, जब आपने बनाया है। और ये तो देख, बात ये है कि जब उसको ये राइट नहीं, ये 3 कानून बनाने का, इस पे हम डिमांड कर सकते हैं कि उसको खत्म करो, उसी गलत तरीके से बनाया है ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह सकते हैं। लेकिन फिर हम उसको ये भी कहें साथ, एक हमारे फायदे का तो बना सकते हैं, तो उसमें हमें ये नहीं, वो काउंटर डिमांड है, वो काउंटर डिमांड है। डिमांड कोई नहीं यार, नहीं, वो काउंटर बिल्कुल ही नहीं। काउंटर कौन कह रहे हैं काउंटर डिमांड? वो काउंटर डिमांड नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जब हम कह रहे हैं कि 3 बिल तो रिपील करो, हाँ, या तो हम काउंटर डिमांड तो ये तब बने जी, अब हम ये कहें कि 3 आप बिल रख लो, लेकिन हमारी ये बना दो। तो इसमें जो बात आप कर रहे हैं, तो सेंटर तो बना सकता है ना यूनियन टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का कौन कानून बनाएगा? यार बात ये है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, जो दलील यूनियन टेरिटरी को कौन देखता है? नहीं, और महन जी, ये तीनों कानून, 1 मिनट, ये तीनों कानून वाणिज्य बिल हैं, इसलिए उनके भी लीगल सेल ने काम किया है इस पे, उनके लीगल सेल ने काम किया है इस पे। ऐसा नहीं है, ये तीनों जो है ये वाणिज्य बिल है, ये सब में आप देखिए, आप कॉमर्शियल, सब में, तीनों में कॉमर्शियल शब्द लगे हुए, वो इस टेक्निकलिटी को समझ रहे हैं। नहीं तो वाणिज्य बिल है तो वाणिज्य मिनिस्ट्री करता, सीधी बात है। वाणिज्य बिल होंगे तो वाणिज्य मंत्रालय करेगा, कृषि मंत्रालय क्यों पेश करेगा? ये टेक्निकल नहीं है, कृषि ही है, वाणिज्य शब्द जो भी करें, कृषि मंत्रालय क्या है, कृषि का है, सीधी बात है ना। और जो आप एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, सुनिए, हर स्टेट अपना संसद ने किया, वो मंत्रालय नहीं किया, संसद ने किया। थोड़ा मैं आपको करेक्ट कर दूं, बाद में आप मेरे से सवाल कर लें कि ये तो पार्लियामेंट ने किया, संसद ने किया। नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से दिया नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और वाणिज्य मिनिस्टर साथ बैठते हैं ना दोनों, इसीलिए उसके साथ वो बैठता है ना। पीयूष गोयल क्यों बैठता है मीटिंग में?
इसलिए बैठता है ना, कोई वाणिज्य का है, नहीं तो कल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बैठ जाए अगर उसका काम हो अकेले का। ये तो